हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये कल की वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट के अंदर मैंने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर लिखा है व्हेन वी मूव मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास आगे 4 स्टेटमेंट्स हैं, ए बी सी और डी। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो पहला है द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट पी एंड क्यू विल बी इन द सेम डायरेक्शन, विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर 45 डिग्री। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस वाले एंड की, जो हमारा पी एंड है, सही है, और ये हमारा क्यू एंड, तो पी एंड में करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस दिशा में ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम बिहेव नहीं करेगा, अपोजिट बिहेव करेगा। इसी वजह से इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट पी एंड क्यू विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इट मस्ट बी, और क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट पी एंड क्यू विल बी इन द सेम डायरेक्शन, विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर असर्शन रीज़न वाले हैं। ठीक है, तो पहला असर्शन रीज़न जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, -13.6 बाई एन स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इसका ये, और ये बात भी सही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर रहा, ये है। ठीक है, टू लाइट सोर्सेज emitting waves, sorry, the critical angle of light passing from glass to air is minimum for violet color। ठीक है, और सेकेंड चीज़ पूछते हैं ये, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज़ ग्रेटर देन लाइट ऑफ अदर कलर्स। ठीक है, तो पहली चीज़ है क्रिटिकल एंगल जो है वो जब लाइट ग्लास एयर में जा रही है तो सबसे मिनिमम होता है वायलेट कलर के लिए। ठीक है, पहली चीज़, तो पहली बात तो सही है असर्शन हमारा। ठीक है, वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल बिल्कुल कम होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का n इज इक्वल्स टू 1/sin IC। ठीक है, तो वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ओके, तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टर होता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज़ ग्रेटर देन लाइट ऑफ अदर कलर्स, तो ये तो बात ही सही नहीं है, क्योंकि ब्लू लाइट से भी ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर है जो कि रेड है। ठीक है, तो इसका असर्शन ठीक है, लेकिन इसका रीज़न जो है फॉल्स है, तो उसका करेक्ट आएगा सी ऑप्शन, और पिछले वाले का जो ऑप्शन सही आएगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर। टू लाइट सोर्सेज एमिटिंग वेव्स ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। तो असर्शन ही जो है हमारा गलत है। देखिए, सोर्स जो है वेव्स ऑफ सिमिलर वेवलेंथ से नहीं होता है। ठीक है, सिमिलर वेवलेंथ के साथ साथ जो है सेम फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है, तो असर्शन तो हमारा रॉन्ग है। उसके बाद रीज़न में लिखा हुआ है टू लाइट सोर्सेज एमिटिंग वेव्स हैव जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये भी हमारी बात सही नहीं है। ठीक है, दो लाइट सोर्सेज जो एमिटिंग वेव कर रहे हैं जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ, वो कोहेरेंट सोर्स है, तो ये बात सही नहीं है। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर वेवलेंथ से तो कुछ होता नहीं, सिमिलर वेवलेंथ के साथ साथ सोर्सेज का जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है, तो बोथ आर रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 for 3 point charges to be in equilibrium they must be collinear। तो ये क्या कोलिनियर हो? ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए तीनों चार्जेस सेम लाइन में होंगे, ठीक है, 3 चार्जेस हमारे पास 1 2 3 चार्जेस, ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3। तो 3 चार्जेस कोलिनियर होंगे तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे सेम लाइन में लगाएंगे, जो इसकी वजह से फोर्स बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होके ये तीनों के तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, ठीक है। तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल राइट है। अब बात आती है रीज़न की। वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट ऑफ द 2, जैसे मैंने यहाँ बताया। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो तो अपनी तरफ इसको खींच रहा है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट। ये तो है बात बिल्कुल सही है, वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी, बट इसका ये एजर्शन का ये रीज़न सही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कोलिनियरिटी को एक्सप्लेन नहीं करती है, दैट इज़ वाई इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें बताना है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है हमको, B इज इक्वल्स टू 510 नैनो टेस्ला, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 510 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला। उसके बाद हमें ओमेगा गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ओमेगा है हमारा 60 इंटू 10 की पावर 6 रेडियंस पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट हमको अगर हम इससे अब ई नॉट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ई नॉट क्या होता है, ई नॉट बराबर सी बी नॉट। तो सी की वैल्यू लिखें यहाँ पर आप लोग, बी नॉट की वैल्यू लिखें, ठीक है, बी नॉट आएगा 510 इंटू 10 की पावर -9। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 153 न्यूटन पर कूलम। आप यहाँ आएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। उसके बाद कहते हैं देखो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ द राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड के बराबर। अब देखिए ई नॉट तो हमने निकाल लिया, अब हमें ओमेगा और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, तो के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, के का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई सी के बराबर, ठीक है। ओमेगा बाई सी, ओमेगा कितना है, ओमेगा 60 इंटू 10 की पावर 6 और ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 के बराबर। ऑल राइट, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसे 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये बनेगा 20 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट कितना है, देखो इस फॉर्मूले को देखिए आप, तो ई नॉट है हमारे पास 153, ठीक है, साइन ओमेगा की जगह पे लिखेंगे हम 60 इंटू 10⁻⁶ माइनस के प्लेस पे हम लिखेंगे 20 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे टी भी आ गया, 20 इंटू 10 की पावर -2 जेड, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। चाहो तो साथ में इसके यूनिट भी लिख दो, न्यूटन पर कूलम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल। तो हमें यहाँ पर बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बताना है हमें ग्राफ देख करके, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ रहा यहाँ पर, ठीक है, और कह रहे हैं कि फाइंड करिए द ईएमएफ ऑफ द सेल और द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस ग्राफ में आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 12, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस लोड के बीच में है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए
हमें पता है कि जब लोड ज़ीरो हो जाएगा, सही है, तो यहाँ पे लोड ज़ीरो कहाँ है, लोड ज़ीरो इस वाले एक्सिस पर होगा, तो उस टाइम पर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब लोड ज़ीरो होगा यानी कि रेजिस्टेंस जब ज़ीरो होता है तो ईएमएफ और वोल्टेज सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 6 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना रहेगा हमारा, ईएमएफ रहेगा हमारा 6 वोल्ट के बराबर का, ठीक है। लोड जब ज़ीरो है तो ईएमएफ कितना है, V इक्वल्स टू 6 वोल्ट के बराबर आएगा। दूसरा ये कहते हैं कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताइए। वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान रखो, जो ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, जो हमारे पास डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ, इस डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो याद रखिए, जो स्लोप होता है या जो रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव स्लोप के बराबर होता है, सही, नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो नेगेटिव स्लोप ऑफ ग्राफ होगा। यहाँ पे वोल्टेज है, ये हमारा लोड है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा, अब दिस अपॉन दिस कर देंगे, तो वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ से 0 माइनस 6 कर दीजिए, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट अपॉन दिस माइनस दिस पॉइंट कर दीजिए, 12 माइनस 0 विच इज़ -6/12 इज इक्वल्स टू -0.5 और 0.5 ओम के बराबर का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। स्लोप निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है।